नमस्कार, मेरा नाम अंशुल जैन, डायरेक्टर प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड आपका इस लाइव वेबिनार के अंदर स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको बायोमास से बायोमास पैलेट के बारे में सारी बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर करके हम बायोमास से बायोमास पैलेट की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं। तो आज डिटेल में हम इसको बात करेंगे। 15 से 17 मिनट में आपके सामने बोलूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, बायोमास की जब हम बात करते हैं तो बायोमास एक इंग्लिश का बड़ा भारी वर्ड BIOMASS, लेकिन अगर इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा कचरा, वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्री एंड वेस्टेज ऑफ म्यूनिसिपल, यानी कि तीनों का ही जो वेस्टेज हो गया उसको हम बात कर सकते हैं तो वो हो गया बायोमास हो गया। बेसिकली जो भी वेस्टेज है, यानी कि अगर हम बात करें तो लोग फसल को काटने के बाद उसका कचरा जो है वेस्टेज में जला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। आज भी अगर आपने टीवी पर हेडलाइन देखी होगी तो सरकार, यानी कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार ने, भैया आप पराली को जला बंद करो। आज की हेडलाइन है, मतलब ये अभी भी हो रहा है और ये उपक्रम जो है 1 साल पहले चालू है, लेकिन अभी भी हम 0.01% इस पर पहुंच पाए। मतलब कि ये जो सारी चीज चालू हुई, बेसिकली इसका ओरिजिन पंजाब में हुआ, क्योंकि पंजाब में जब पराली जलती थी तो उससे दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार का गला घुटता था, उनको सांस नहीं आती थी। तब सरकार ने लोगों से ये रिक्वेस्ट की, आपने साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि हम ये जो पराली है, ये जो हम जो जला रहे हैं, हस्त को जला रहे हैं, इन सबको जलाएं ना और इससे हम खूब उपयोगी चीज़ बना पाएँ। तो जब विशेषज्ञों ने इस पर डिस्कस किया तो इसकी 2 चीज़ निकल कर आई कि या तो हम पराली से गैस बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं, या फिर हम उससे जलाऊ पैलेट बना सकते हैं। और इन दोनों सिस्टम पे पूरे सरकार ने काम करने की कोशिश की और आज सारी राज्य सरकार इस पर काम करने की कोशिश कर भी रही है और इस पर 0.01% अवेयरनेस आई है, लोग काम करना चालू कर दिए। लेकिन अभी भी हम बहुत दूर बैठे हैं, अभी भी ये प्रोजेक्ट है बुरी अवस्था में ही है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो हम जब बात करते हैं, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, हर एक की अपनी अपनी फसल है तो उसका अलग अलग वेस्टेज है। जैसे हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जहाँ पर राइस है तो वहाँ पर पराली है राइस हस्क के। यूपी की बात करें तो वहाँ पर राइस हस्क के पराली है। आपको अगर बात करें शुगर की इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारा गन्ने की इंडस्ट्री है, उसका वेस्टेज बगास हो गया, क्रेसबड हो गया। हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर मस्टर्ड हस्क काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, सोयाबीन हस्क काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। हम बात करें महाराष्ट्र की, वहाँ पर सोयाबीन हस्क काफ़ी सारा है, कॉटन सीड काफ़ी सारा मात्रा में अवेलेबल है। हम बात करें आसाम साइड की तो बैम्बू काफ़ी सारा मात्रा में अवेलेबल है। हम बात करें गुजरात की तो कॉटन सीड काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। यानी कि हर राज्य का अपनी अपनी फसल है और फसल है तो उसका वेस्टेज है। लेकिन क्योंकि लोगों के पास सही तकनीक नहीं थी, सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए लोग इस प्रोडक्ट को फेंक दिया करते हैं या जला दिया करते हैं, क्योंकि उसकी हैंडलिंग कौन करेगा। दोस्तों, आप मुझे यकीन माने तो वो जमाना आने जा रहा है जब फसल से ज़्यादा कीमत उसकी वेस्टेज की होगी। और ये जो लोग काम करने उतर गए, जो प्लांट लगा चुके हैं, चला रहे हैं, उनको ये अच्छी भली बात पता है कि फसल से ज़्यादा कीमत, यानी फसल से ज़्यादा कमाई हम उसकी वेस्टेज से कर पाएंगे, वो जमाना आ गया। तो दोस्तों, सब जगह के अपने अपने रॉ मटेरियल अलग, इसी तरह से उनका वेस्टेज अलग। अब हम बात करते हैं अमूमन हमारे पूरे इंडिया के अंदर, जो मैंने बताया कि पराली है, राइस हस्क है, मस्टर्ड हस्क है, सोयाबीन हस्क है, कॉटन सीड है, नेपियर है, बैम्बू है या मक्के का भुट्टा है, हर एक की अपनी अपनी जीसीबी होती है। पराली की जीसीबी जहाँ 3000 से 3200 होती है, राइस हस्क की 3000 से 3200 होती है, मस्टर्ड की 3500 होती है, सोयाबीन की 3500 होती है, कॉटन सीड की 3500 होती है, बम्बू की 4000 है, लकड़ी की 4000 से 4500 तक है, मूंगफली की 4500 से 5000 तक की है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी जीसीबी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सब अभी तक गल रहा था या सड़ रहा था या जल रहा था, लेकिन जब इस पे अवेयरनेस आई और लोगों ने इस पर ध्यान देना चालू किया, सरकार ने इस पर ध्यान देना चालू किया, तो आज हम इस तरह का जलाऊ पैलेट, ये देखिए आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, इस तरह का जलाऊ पैलेट जो आप लाइव देख रहे हैं, ये इस तरह का बन रहा है जो आप देख रहे हैं, यहाँ चलता हुआ देख रहे हैं। यानी कि हम बेसिकली इन सारे वेस्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं जलाऊ पैलेट के अंदर। दोस्तों, हम एक बात करें पूरे इंडिया की टॉपोग्राफी की बात करें तो हर राज्य का अपना अपना एक बिजनेस है। किसी राज्य में राइस मिल है, किसी राज्य में गारमेंट्स की मिल है, टेक्सटाइल मिल है, किसी राज्य के अंदर मान के चलिए तो केमिकल की मिल है, किसी राज्य के अंदर देखा जाए दाल मिल है, राइस मिल है। लेकिन एक बहुत कॉमन सी चीज़ जो है पूरे इंडिया के अंदर वो है कि हर फैक्ट्री को चलाने के लिए या तो एक बॉयलर लगता है या फर्नेस होता है, यानी कि कुछ न कुछ जल रहा है। और अमूमन अगर हम बात करें जो चीज़ जल रही है अभी, तो 5 चीज़ें, पहला है कोयला, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है LPG, चौथा है CNG और 5वां है डीजल। ये 5 तरह के फ्यूल पूरा इंडस्ट्री में देखा जाए तो जल रहे हैं। अब हम 1 to 1 सारे फ्यूल को समझ लेते हैं कि आखिरकार हमको पैलेट को जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको पैलेट की आवश्यकता पड़ी। तो उसको विचार करते हैं
तो दोस्तों 1 लीटर जब गैस जलती है, 1 किलो जब गैस जलती है, 1 किलो गैस की कीमत आज की डेट में 100 रुपये, और उससे हमको एनर्जी मिलती है 12,000। 1 किलो डीजल जलता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है 8,000। 1 किलो लकड़ी जलती है, उससे हमको एनर्जी मिलती है 3,000। 1 किलो कोयला जलता है, उससे एनर्जी हमको मिलती है 3,000 से लेकर 3,500। यानी कि अगर हम गैस की बात करें तो 1 लीटर गैस जो कि 100 रुपये की, उससे हमको मिल रही है 12,000। और हम पैलेट के अमाउंट बात करें तो हमारा पैलेट जो 4000 GCV का है, उसके अंदर मार्केट में रेट है 12 रुपये। यानी कि अगर आपको गैस के बराबर एनर्जी चाहिए तो आपको 1 किलो LPG की जगह पर 3 किलो आपको पैलेट जलाना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो LPG से आपको 12,000 GCV मिल रही है और 1 किलो पैलेट से आपको 4,000 मिल रही है। यानी कि गैस के बराबर 12,000 GCV के लिए आपको 3 किलो जलाना पड़ेगा। यानी कि 12 गुणा 3 36 रुपये में काम आ गया, जो 100 रुपये में काम हो रहा है। सिमिलरली डीजल की बात करें तो डीजल से आपको 8,000 कैलोरी मिल रही है, और अगर यही कैलोरी आपको पहले से चाहिए हो तो आपको 4,000 गुणा 2, यानी कि आपको 2 किलो पहले जाना पड़ेगा। यानी कि जो काम आपका 90 रुपये में हो रहा है, 85 से 90 रुपये में हो रहा है, वो आपका 24 रुपये में काम हो जाएगा। इसका मतलब बहुपयोगी। हम बात करें कोयले की, अब जब कोयला हम देखते हैं, मैंने NTPC में काफ़ी स्टडी किया। NTPC जब डाटा लिए, थर्मल प्लांटों से मैंने जब डाटा लिए, पता लगा कि ये लोग 1 टन कोयला जब खरीदते हैं, 1 टन कोयला जब प्लांट में लाते हैं, उसमें 20% चूड़ी निकलती है। यानी कि इफेक्टिव जो कोयला रह गया वो 800 किलो रह गया, उसमें से भी 40 से 45% ऐश निकल रही है। यानी कि 1 टन कोयले में से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 400 किलो ही कोयला जल रहा है। और 1 टन कोयले, 1 किलो कोयले की कीमत 7 रुपये मान लें, जो एवरेज आ रही है, तो 7 दूनी 14 रुपये उनको कोयला पड़ रहा है, भले उसकी शुरुआती कीमत कम हो पैलेट की। हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी कभी गीली है कभी सूखी है। लकड़ी के अंदर एवरेज पूरे साल के अंदर मॉइस्चर देख ले 30% आती है। यानी कि अगर 1 टन लकड़ी लेकर आ रहे हो तो 300 लीटर पानी वैसे भरा हुआ है, उसकी कीमत भी आप दे रहे हो। इसका मतलब हर प्रोडक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो दोस्तों इन सब को अगर रिप्लेस करता है, इन सब चीज़ों को 1 to 1 से रिप्लेस करता है, तो वो है हमारा ये जलाओ पैलेट। ये जो पैलेट मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये पैलेट वो पैलेट है जो बेसिकली आपका इन सब चीज़ों को दरकिनार करता है। इन सब की जगह पर एक ऐसी चीज़ देता है जो कि किफ़ायती है, रेट कम है, 4,000 GCV का 12 रुपये, एनर्जी अच्छा है, 4,000 से लेकर 5,000 GCV। तीसरा, रॉ मटेरियल आपका सबसे सस्ता है, आपको कहीं से लाना नहीं है, खेत में प्लांट लगाना, खेत के पास में प्लांट लगाना है, वहाँ से कन्वर्जन करना है। चौथा, भारी है, यानी कि आप 500 किलोमीटर तक इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और पांचवा, ऐश कंटेंट सबसे कम है, कोई इसके अंदर ऐश 40% 50% नहीं है। मैक्सिमम ऐश किसके अंदर आ सकती है, वो भी हम एग्रीकल्चर बायोमास से बनाएं तो 10% ऐश आ सकती है। अदरवाइज हम लकड़ी से बनाते हैं, बैम्बू से बनाते हैं, या हम मान लीजिए मूंगफली से बनाते हैं तो 2 से 5% के बीच में ऐश है। इसका मतलब सब चीज़ पे अगर भारी है तो पैलेट। लेकिन दोस्तों क्या इन सब का क्या यूज़ होगा, कहाँ का यूज़ हो सकता है, उस पर विचार कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको यूज़ पता होगा तो आप आसानी से प्लांट लगा पाएंगे। तो अगर हम बात करें पैलेट को बेचने की बात करें तो दोस्तों हमारे पास 4 बड़े ग्राहक हैं। पहला ग्राहक हमारे पास जो है वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी कि सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि लगभग 3,000 से 4,000 GCV को मान लेती है। NTPC की सिंपल सी डेफिनेशन है कि भैया हम आपको 1,000 GCV का हम आपको 2 रुपये 32 पैसा देंगे, यानी कि 3,000 GCV का 7 रुपये और 4,000 GCV को 9 रुपये देंगे। NTPC की अगर टोटल प्लांट देखें 39 से ज़्यादा प्लांट है। NTPC के एसोसिएटेड प्लांट देखें तो 120 से ज़्यादा प्लांट है। टोटल NTPC के पास खुद भी और उसके सारे सब्सिडरी मिला करके 160 प्लांट है। NTPC पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। पूरे देश के अंदर पावर उत्पादन क्षमता देखा जाए तो 220 गीगावाट है। आउट ऑफ दिस 20 गीगावाट के प्लांट ऐसे हैं जो कि सरकार के मैंडेशन को पार कर रहे हैं। मतलब सरकार ने मैंडेशन ला दिया है कि जितने भी हमारे थर्मल प्लांट है, NTPC प्लांट है, इन सबको अपने कोल की उत्पादन को 5 से 7% पैलेट से रिप्लेस करना है। और ये मैंडेशन कई जगह लागू हो चुकी है। आज भी अगर देखा जाए तो SSGPL का जो प्लांट है हरियाणा, उसका टॉरिफाइड पैलेट का टेंडर निकला हुआ है। कल गाडरवार का निकला हुआ है, इससे पहले कल मोदा का निकला। यानी कि हर दूसरे दिन टेंडर निकल रहा है, क्योंकि ये मैंडेशन आ गया, कोई भी पावर प्लांट से बचेगा नहीं। तो सबसे बड़ा ग्राहक, लेकिन लिमिटेशन ये कि 3,000 GCV का 7 रुपये देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा ग्राहक हो गया वो हो गया इसके अलावा जो पावर प्लांट है, प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट, जैसे अडानी का पावर प्लांट, रिलायंस का जो पावर प्लांट, या ऐसे लोग जो अपने बड़े प्लांट चला रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टील इंडस्ट्री चला रहा है तो उसका खुद का एक 50 से लेकर 100 मेगावाट का प्लांट है, या कोई टेक्सटाइल की मिल चला रहा है उसका 100-200 मेगावाट का प्लांट है, किसी का गारमेंट इंडस्ट्री का प्लांट चला रहा है, कोई केमिकल इंडस्ट्री का प्लांट चला रहा है उसका खुद का पावर प्लांट है, कोई ऑयल इंडस्ट्री चला रहा बड़ी उसकी खुद का पावर प्लांट है। तो ये सब भी एक बड़े ग्राहक है। लेकिन ये कहते हैं भैया हमको कचरा नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल भी कचरा नहीं चाहिए,
हमको 3000 जीसी का नहीं है, हमको 3.5 से लेकर के 4.5 जीसी का माल चाहिए। हमें बढ़िया क्वालिटी का माल चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का माल, और ऐश भी कम से कम हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी हमको दे दो, रेट देने को अच्छी रेडी है। जहाँ पर एनटीपीसी आपको 4000 जीसी का 9 रुपये दे रहा है, वहाँ पर यही क्लाइंट आपको 10.5 से 11 रुपये देने को रेडी, 10.5 रुपये मिनिमम देने को रेडी है 4000 जीसी। तो ये अच्छा ग्राहक। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर का ग्राहक जो हमारा है, वो ग्राहक है जो हमारे आसपास है। मसलन हम जिस भी शहर में तो इंडिया के, वहाँ पर कोई ना कोई पोहा मिल होगा, चिवड़ा मिल होगा, कोई ना कोई दाल मिल होगी, कोई ना कोई राइस मिल होगी, कोई ना कोई पोहा का फैक्ट्री होगा, कोई ना नमकीन का फैक्ट्री होगा, कुरकुरे का फैक्ट्री होगा, लोहे के ढारे की फैक्ट्री होगी, कास्टिंग की फैक्ट्री होगी, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री होगी, कुकर बनाने की फैक्ट्री होगी, चम्मच बनाने की फैक्ट्री होगी, बर्तन बनाने की फैक्ट्री होगी। हर आदमी कोई ना कोई फ्यूल यूज कर रहा है, और मोस्टली जो फ्यूल यूज होता है वो है कोल, लकड़ी, गैस और सीएनजी। ये सब अच्छे ग्राहक हैं। लेकिन ये कहते हैं भैया हम आपसे 1 किलो आम लेंगे ना तो हमको 50 ग्राम गुठली चाहिए, मतलब हमें ऐश कम से कम चाहिए, हमें ऐश 2% 3% का आसपास चाहिए। हम आपको अच्छा रेट देने को रेडी है, अच्छा रेट देंगे हम आपको 4000 रुपये 4000 जीसीबी का 12 रुपये रेट देंगे, लेकिन हमें अच्छा माल चाहिए। ऐसा कहें एश्योर्ड क्लाइंट, यानी कि अगर आप अपने छत पे चले जाएं, 2 मंजिला छत है, मकान है, उस पर छत पे चले जाएं तो आपको जहां जहां से धुआं निकलता दिख रहा है वो आपका अच्छा ग्राहक, वो बढ़िया ग्राहक, वो आपसे माल ले सकता है। तीसरा ग्राहक हो गया आपका। और चौथा जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो है ये दीवार जिसने बनाई, वो है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा ग्राहक है, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा जो एक बात बताऊंगा, सीमेंट की जो आप रेट देखते हैं, एक बैग का अगर 320 रुपये रेट चल रहा है या 350 रुपये रेट चल रहा है, तो उसका आधा यानी कि 320 अगर रेट है तो 160 रुपये लगता है उसके फ्यूल में, 50% उसके फ्यूल में खर्च होता है, जलाने में खर्च होता है। तो अगर सीमेंट इंडस्ट्री चाहती है कि हम इस खर्चे को कैसे भी, जो उनका बेसिकली उनका डिपेंडेंस है पेट कोक पर डिपेंड है, इंपोर्टेड कोक पर डिपेंड होता है, वो चाहती है कि हम इसको रिप्लेस कर पाएँ। इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री अब अपने इस खर्चे को 25 से 25% तक बायोमास पर डालने लगी है। सीमेंट इंडस्ट्री कहती है आप बायोमास को ग्राइंडिंग करो, मोटी ग्राइंडिंग करो, और 15% से मॉइस्चर कम लगकर हमको दे दो, आप दिन में 600 टन हमको दो, लेने को रेडी है। अगर आप में से किसी को कॉन्टेक्ट करना हमसे करें। तो चारों बड़े ग्राहक एनटीपीसी हो गया, प्राइवेट पावर प्लांट हो गया, लोकल प्लांट हो गया, और आपके ये हो गया सीमेंट प्लांट। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या प्रोसेस से ये बनता है। तो चलिए आज हम आपको लाइव दिखाएंगे, पहली बार हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कैसे बनता है। तो आइए मेरे साथ में। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अगर प्लांट देखेंगे तो सबसे पहले आप जो मशीन देख रहे हैं ये है लॉग हीटर मशीन, यानी कि वो मशीन जो कि लकड़ी से बुरादा बनाएगी, लकड़ी से बुरादा बनाएगी। ये मशीन जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर लकड़ी डाली जा रही है, ये लकड़ी डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं लकड़ी डाल रहे हैं, और लकड़ी से ये लोग बना रहे हैं बुरादा। आप अगर देखेंगे यहाँ पर लकड़ी से बुरादा बन रहा है, यानी कि सबसे पहले हमको अगर पराली है तो से पाउडर बनाना पड़ेगा, और अगर हमारे पास लकड़ी का लकड़ी है तो आप जैसे लॉग हीटर मशीन है, यानी कि वो मशीन जो कि लकड़ी से पाउडर बना सकती है उसका। तो इसी तरह से अगर आपके पास पराली है तो पराली से हम आपका जो श्रेडर मशीन यूज करके उससे 30 से 50 mm यानी 1 से 2 इंच के पार्टिकल बना सकते हैं। तो पहली मशीन हमारी हो गई चिपर, लॉग हीटर या शेडर। उसके बाद हमारा माल आएगा ग्राइंडिंग के लिए, वो है हमारा हैमर मिल के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारी हैमर मिल मशीन है, ये आप जो देख रहे हैं हैमर मिल मशीन है। और इस हैमर मिल में हम लोग इस पाउडर को कन्वर्ट करते हैं लगभग 6 से 12 mm, 6 से 12 mm यानी कि लेस देन हाफ इंच में हम कन्वर्ट करते हैं। 6 से 12 mm का हमारा पाउडर रहेगा। ये आप जो देख रहे हैं हैमर मिल का आउटपुट जो देखना है आपको इस तरह का रहेगा। ये हैमर मिल का आउटपुट है, जो जा रहा है पूरा अंदर जा रहा है। हैमर मिल का आउटपुट देखें तो लगभग आप देखिए ये हमारा लॉग हीटर का आउटपुट है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा लॉग हीटर का आउटपुट है। ये लॉग हीटर इस तरह का पाउडर कंटेंट दे देगा। उसके बाद अगर आपको देखना है हैमर मिल का बारीक पाउडर आ जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको। बिल्कुल बारीक पाउडर जो है हैमर बना के देगा। ये जो बारीक पाउडर देख रहे हैं हैमर बना देगा। ये जो पाउडर है 6 से 12 mm का पाउडर है, यानी कि हमने पहले मोटी पिसाई कर ली, उसके बाद हमने बारीक पिसाई कर ली हैमर मिल से। उसके बाद हम ड्रायर मशीन में आइए।
ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ड्रायर। ये ड्रायर क्या करता है, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके रॉ मटेरियल के अंदर मॉइस्चर कम है, ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, तो आपको इसको ड्राई करना पड़ेगा। लकड़ी के केस में अमूमन ड्राई करना ही पड़ता है, लेकिन अगर बायोमास की आप बात कर रहे हैं और उसमें 20% से मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको ड्राई करना पड़ेगा। इसके लिए ड्राई लग रहा है, ये देख रहे हैं आप जो ड्राई, ये फ्रेश ड्रायर है, ये फ्रेश ड्रायर है एकदम। अगर देख रहे हैं आप, ये फ्रेश ड्रायर है। इस फ्रेश ड्रायर से हम इसके मॉइस्चर कंटेंट को 20% तक लाते हैं। तो आप अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो पहले आपको ड्राई करना पड़ेगा और फिर उसको हैमर करना पड़ेगा। वर्तमान में अभी जिस प्लांट में हम खड़े हैं वहाँ पर मॉइस्चर ऑलरेडी कम आ रही है और इस ड्रायर को बंद किया हुआ है, ओनली ड्राई करने का काम कर रहा है, इसीलिए पहले हैमर मिल से पाउडर बना लिया। लेकिन अगर आपकी मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको पहले हैमर मिल से पहले ड्राई करना पड़ेगा। अगर मॉइस्चर 20 से 25% से ज़्यादा है तो आपको पहले ड्राई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हैमर मिल करना पड़ेगा, राइट। तो हमने ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को लाते हैं। ड्राई करने के बाद हमारे प्रोडक्ट है ये आएगा मिक्सर मशीन में, जो आप देख रहे हैं ये 2 मिक्सर मशीन है, जो आप देख रहे हैं ये 2 मिक्सर मशीन है। ये मिक्सर मशीन करती है कि अगर आपको जीसीयू बढ़ानी हो, यानी कि अगर आपके पास पराली है और आपका 3000 जीसीयू आ रहा है, लेकिन आप अगर एनटीपीसी को देना चाहते हैं तो आप 4000 जीसीयू को मार देंगे, तो आप पराली के अंदर लकड़ी मिला सकते हैं या कोई भी ऐसा बायोमास मिला सकते हैं जिसकी जीसीयू ज़्यादा है। या अगर मान लीजिए आपका लकड़ी है और उसके अंदर आपको बायोमास मिलाना, तो आप बायोमास मिला सकते हैं। यानी मिक्सिंग का काम हो गया। लकड़ी के केस में यहाँ पर आपको बेसिकली आपको यहाँ पर इसमें कैशुएशन डालना पड़ सकता है क्योंकि लुब्रिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पर आपने जीसीयू बनाने के लिए मिक्सर यूज किया। मिक्सर के बाद में हम इसको लेकर आए, आप जो देख रहे हैं ये मिक्सर मशीन है, ये दोनों मिक्सर लगे हुए हैं। और मिक्सर के बाद की बात करें उसके बाद हमारा आता है पैलेट मशीन। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये है पैलेट मशीन। ये लाइव आप जो देख रहे हैं ये पैलेट मशीन चल रहा है और यहाँ पर इस पैलेट मशीन से ये मटेरियल बन रहा है। अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पैलेट मशीन से पैलेट बना, ये आप जो देख रहे हैं ये पैलेट मशीन से पैलेट बन रहा है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पैलेट बन रहा है। देखेंगे आप अगर तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पैलेट बन रहा है, राइट। तो आपने पैलेट बना लिया। उस पैलेट को बनाने के बाद में हम लोग इसको लेकर आते हैं फिर कूलिंग कन्वेयर पर। ये जो आप देख रहे हैं ये कन्वेयर हो गया। कन्वेयर के बाद हम लाएंगे इसको कूलर पर, ये जो है कूलर का मशीन हो गया जो कि ठंडा करने का काम होता है। और उसके बाद हम लाएंगे ग्रेडर पर, और ग्रेडर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माल ठंडा होकर का आ रहा है। वहाँ पर मैं हाथ में नहीं ले पा रहा था, लेकिन यहाँ पर माल को हाथ में ले सकता हूँ, ठंडा होकर आ रहा है और ये बैग में पैक हो रहा है सीधा। तो आप जो देख रहे हैं पूरा फैक्ट्री इसी पे काम कर रहा है। फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर लकड़ी से पैलेट बन रहे हैं, वुड से पैलेट बन रहे हैं, लेकिन इसी मशीन से, इन्हीं सेटअप से हम लोग पराली से, मस्टर्ड से, राइस से, सोयाबीन हस से, कॉटन शीट से, बैम्बू से, नेपियर से, किसी से पैलेट रहा। तो दोस्तों ये सारा जो डिस्कशन हुआ ये प्लांट से रिलेटेड हुआ। आप देख रहे हैं अगर आप क्वालिटी देखेंगे इस पैलेट की तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की पैलेट है। आप अगर देखेंगे तो आपको वीडियो पे दिख जाएगा ये सारा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की पैलेट है। और यहाँ से ठंडा होने के बाद में ये लोग बैग भर रहे हैं। कितने किलो का बैग है? 25 किलो का, 25 किलो का बैग ये लोग भर रहे हैं। और बैग भरने के बाद में फिर आप जो देख रहे हैं इन्होंने स्टैकिंग किया हुआ है, पूरा स्टैकिंग किया हुआ है। ये पूरा जो माल है ये ठंडा होकर माल इसमें बैग में रखा हुआ है। यहाँ पर 25-25 किलो की इन्होंने पैकिंग की हुई है। आप चाहें तो 20 किलो की भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके पास कैसा आपको करना है, आप पैकिंग कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये सारी बात हुई कि आपको प्लांट कैसे लगाना है, प्लांट कैसे चलाना है। अब आपकी बात होगी कि आगे आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है कि भाई आपके प्लांट के पास क्या क्या साइज है। तो दोस्तों हमारे पास प्लांट जो है लगभग 5 मॉडल में। पहला मॉडल जो है वो है 500 किलो प्रति घंटा, यानी कि अगर 20 घंटे की बात करें तो 10 टन पर आवर का, 500 किलो प्रति घंटा यानी कि 10 टन पर डे का। दूसरा हो गया 1 टन पर आवर यानी कि 20 टन प्रतिदिन का। तीसरा हो गया 5 टन पर आवर यानी कि 100 टन पर डे का। चौथा हो गया 2 टन पर आवर यानी 40 टन पर डे का। पांचवा हो गया 10 टन पर आवर यानी 250 टन पर डे का। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 500 किलो प्रति घंटा सबसे मिनिमम प्लांट, इसके अंदर हम 10 टन पर डे बना सकते हैं। 1 टन पर आवर जिसके अंदर 20 टन पर डे बना सकते हैं। थर्ड हो गया 2 टन पर आवर जिससे हम 40 टन पर डे बना सकते हैं। फोर्थ हो गया 5 टन पर आवर जिससे हम 100 टन प्रतिदिन बना सकते हैं। और पांचवा हो गया 10 टन पर आवर जिससे हम 250 टन पर डे बना सकते हैं। बारह सब समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। ये जो प्लांट वर्तमान में हम देख रहे हैं ये 2 टन पर आवर का है और ये मिनिमम मेंटेन है किसी भी एनटीपीसी की सप्लाई की, क्योंकि एनटीपीसी बोलता है कि हम उसी प्लांट से माल लेंगे जो उनको 7500 मेट्रिक टन साल का माल दे सकता है। 7500 मेट्रिक टन को हम लोग डिवाइड करें महीने में तो वो प्लांट जिससे कि 600 टन महीने का माल मिल जाए।
और 600 को भी हम 20 दिन से डिवाइड करें तो वो प्लांट जिससे 30 टन पर डे बन जाए, तो ऐसा प्लांट हो सकता है 2 टन पर डे का, 2 टन पर आवर पहुंच सकता है, राइट। तो अब हम समझ लेते हैं सारे प्लांट। 500 किलो प्रति घंटा का जो प्लांट है उसके लिए जो बजट की आवश्यकता है वो 35 से 55 लाख है। जगह की आवश्यकता 4 से 5,000 स्क्वायर फीट की है और पावर चाहिए 120 से 130 kVA। 1 टन पर आवर का जो प्लांट है यानी 20 टन पर डे का जो प्लांट हो गया, उसके लिए जो जगह की आवश्यकता है वो 7,000 से 8,000 स्क्वायर फीट। बजट चाहिए 60 से लेकर के 90 लाख रुपए तक और पावर चाहिए 150 से लेकर 180 kVA। तीसरा प्लांट जो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में, यह है 2 टन पर आवर का यानी कि 40 टन पर डे का। इसके लिए पावर चाहिए 300 से 350 kVA। बजट चाहिए 1 से 1.25 करोड़ रुपए और इसके लिए पावर चाहिए 350 kVA। जगह चाहिए 9,000 से 10,000 स्क्वायर फीट। जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं ये लगभग 9,000 स्क्वायर फीट का शेड दिख रहा है। और बाहर का मिला लें तो करीब जो रॉ मटेरियल स्टोरेज के साथ मिला लें तो ये 16,000 स्क्वायर फीट का है, यानी कि रॉ मटेरियल के साथ 16,000 स्क्वायर फीट का लग गया। तीसरा हमारा जो आ गया वो है चौथा 5 टन पर आवर का यानी कि 100 टन पर डे का। इस प्लांट के लिए जगह चाहिए हमको 15 से 18,000 स्क्वायर फीट और इसके लिए पावर चाहिए 800 से 900 kVA और बजट चाहिए 2.5 से 3 करोड़ का। और पांचवा जो सबसे बड़ा प्लांट है, जम्बो प्लांट भी कहते हैं, वो 10 टन पर आवर का। इसके लिए हमें जगह चाहिए लगभग 22 से 25,000 स्क्वायर फीट की। बजट चाहिए 5.5 से 6 करोड़ का। पावर चाहिए 1315 kVA। उसमें 5 मॉडल है, आप पांचों में से कोई यूज कर सकते हैं। वर्तमान में जो आप मेरे साथ प्लांट देख रहे हैं ये लगभग 2 टन पर आवर का प्लांट है जो आपने मेरे साथ देखा। काफ़ी बड़ा प्लांट है और इस प्लांट का जो शेड की एरिया है वो करीब 7,000 14,000 स्क्वायर फीट के 2 शेड बने हुए हैं। इसमें ये लोग माल भी रख रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी रख रहे हैं और साथ माल बना भी रहे हैं। और मशीन के लिए जो जगह लग रहा है यहाँ पर 5,000 स्क्वायर फीट का रास्ता लग रहा है। बाकी माल में जगह फिनिश प्रोडक्ट को रख रहे हैं ये लोग, ये देखिए फिनिश प्रोडक्ट को रख रहे हैं। इसके अलावा इनका ऑफिस बना हुआ है। और अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो पीछे इनके पास में काफ़ी सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इन्होंने रखा हुआ है, काफ़ी सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। यानी कि काफ़ी बड़ी जगह की नहीं, आपको 2 टन के प्लांट के लिए कम से कम 15 से 16,000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी। इसमें से आपको 10,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया रखना ही रखना है, राइट। दोस्तों ये सारा प्लांट जो है बेसिकली इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है रॉ मटेरियल का। मतलब 3 अगर हम बात करें, 3 अंग इस प्लांट के। पहला है प्रोक्योरमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग के मैंने आपको सारे चैनल बता दिए। मार्केटिंग में कहीं दिक्कत नहीं है, आप माल बनाइए, माल बेचते थक जाएंगे। प्रोडक्शन में हम लोग आपके साथ में हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो है अगर आप एग्रीकल्चर बायोमास से बना रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट एक बड़ा पार्ट है। क्यों बड़ा पार्ट है? क्योंकि आपको किसान से माल खरीदना है और किसान के साथ में अगर आप आज 1 रुपये किलो में माल खरीद रहे हैं, कल को अगर आप उसको पता लगा कि आपकी नीड है तो 1.5 रुपये कर सकता है। इसीलिए आपको किसानों के साथ अनुबंध करना पड़ेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे, उनको अनुबंध करना पड़ेगा 5-5 साल का, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी एरिया में पावर प्लांट को सप्लाई कर रहे हैं, एनटीपी सप्लाई कर रहे हैं और आपका दोस्त या कोई दुश्मन भी सप्लाई करना चालू कर रहा है, तो आप कभी भी रॉ मटेरियल के प्राइस वार मत आइए। उसके साथ ये टाइप कीजिए कि भैया तू भी चला, मैं भी चलाता हूँ, क्योंकि हम दोनों चलाएंगे, हमारे जैसे 50 भी आ जाएंगे, तभी प्लांट चलते रहेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल में किसान को मत करो, उससे प्राइस का नेगोशिएशन मत करो, उसको प्राइस फिक्स कर दो 5 साल के लिए। भले ही आपको हर 2 साल में रिवीजन करना पड़े, लेकिन अगर आपका दोस्त उसको बोलता है कि 1 की जगह 1.5 दूंगा, आप बोलते 2.5 दूंगा, तो आप कभी भी एनटीपीसी को या किसी पावर प्लांट को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों काम चैलेंजिंग है, बहुत आसान भी है। आप जो देख रहे हैं मेरे साथ लाइव प्लांट है। मैं इस समय कोटा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी हेडक्वार्टर से, और हम कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी सब जगह मौजूद हैं। आप हमारे फैक्ट्री पास से मिल सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर 7073642737, जो आप स्क्रीन पर देखते भी होंगे, 7073642737, इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।